तो हेलो बच्चों, भाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड एक्सपर्ट में। बच्चों आज हम 12वीं क्लास के लिए क्लास 12th के लिए चैप्टर 3 की सभी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करने वाले। ठीक है बच्चों, तो ये देखो क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह यूपी सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए वीडियो यूजफुल होने वाली है। तो बच्चों एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाऊंगा बड़े डिटेल के अंदर, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाना चालू कर दें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों हमारे सामने जो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आता है वो ये है, आप ना इस मैट्रिक्स के अंदर से ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, कोटि ऑर्डर को बोला जाता है, ऑर्डर को। और बच्चों यहां पर बताना अवयवों की संख्या, अवयव मतलब एलिमेंट कितने इसके अंदर, तत्व कितने ये बताने, टोटल कितने एलिमेंट है। ठीक है, और हमें ये बताना अवयव A13 A21 A33 A24 A23 क्या होगा। बच्चों पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों हमसे सबसे पहले पूछेंगे कोटि कितनी होगी, कोटि। तो बच्चों मुझे बस खाली आप इतना बता दो कोटि के लिए, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो और कितने कॉलम है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर पहली रो, सर दूसरी रो, सर तीसरी रो, तीन तो इसके अंदर रो है, तो 3 रो चल रहे हैं। ठीक है, और बच्चों कॉलम कितने, 1 2 3 4 कॉलम है, तो 3/4। तो बच्चों ये जो मैंने 3/4 लिखा है, प्यारे बच्चों ये जो मैंने 3/4 लिखा है, ये जो मैंने 3/4 लिखा है, इसी को हम कोटि बोलते हैं। ये आ चुकी है इसकी कोटि। तो अगर कोई तुमसे पूछे इसकी कोटि क्या होगी, तो बोलोगे इसकी आव्यूह की कोटि यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/4 होगा। तो पहले क्वेश्चन का इसका आंसर मिल चुका है, इसके फर्स्ट पार्ट का। अब बच्चों सेकंड पार्ट में क्या बोला, अवयवों की संख्या। तो बच्चों अवयवों की संख्या निकालना बहुत आसान है। अवयवों की संख्या मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो कितने एलिमेंट है, आप एक तो तरीका कि आप गिन लो इनको कितने एलिमेंट है, और दूसरा आसान तरीका प्यारे बच्चों ये है यहाँ पर कि आप गिनती ना करके इन दोनों नंबरों की गुणा कर दो आपस में। तो 3 चौक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 चौक हो जाएगा 12। तो आप ये सकते हो, ये कह सकते हो यहाँ पर कि एलिमेंट जो इसके अंदर बनेंगे, एलिमेंट्स जो इसके अंदर बनने वाले प्यारे बच्चों, इसमें जो एलिमेंट्स बनेंगे, अवयव जो बनेंगे, वो टोटल कितने होने वाले, 12 एलिमेंट इसके अंदर होने वाले, 12 अवयव इसके अंदर होने वाले। इसी तरीके से बच्चों अगर हमसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि A13 वाला अवयव बताओ क्या होगा, A13 वाला, तो बस आपको ये देखना है, अगर मुझे A13 निकालना है, इसका मतलब मुझे वो एलिमेंट बताने जो पहली रो और तीसरे कॉलम में हो। तो बच्चों पहली रो के अंदर अगर मैं जाऊं तो पहली रो इधर है, और बच्चों तीसरे कॉलम में जाऊं तो तीसरा कॉलम इधर है। तो बच्चों पहली रो और तीसरे कॉलम में अगर देखा जाए तो इसके ऊपर डबल क्रॉस लगा, डबल क्रॉस। तो बच्चों जिसके ऊपर डबल क्रॉस लगा वो कौन सा एलिमेंट है, वो 19 है, 19। तो इसका मतलब A13 जो होगा वो 19 होगा, इसकी बात चल रही है बच्चों। इसी तरीके से A21 पे आ जाओ, A21 अगर मुझे A21 निकालना है तो इसका मतलब मुझे वो एलिमेंट, वो तत्व बताना है जो दूसरी रो और पहले कॉलम में हो। दूसरी रो पहले कॉलम में मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो बच्चों दूसरी पंक्ति कौन सी है, सर दूसरी पंक्ति तो ये वाली है, और पहले स्तंभ कौन सा, सर पहले स्तंभ तो ये वाला है। तो क्रॉस किसके ऊपर लगा, 35 के ऊपर। तो बच्चों इसका मतलब यहाँ पर 35 के ऊपर बात हो रही है, तो 35 पे बात हो रही है तो इसका आंसर आ जाएगा 35। इतना आसान है, एकदम बच्चों वाला काम करना है। इसी तरीके से अगर मान लो आपको A33 A24 A23 निकालना है तो बाकी के अब आप खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं एक बार इसका लास्ट वाला निकाल देता हूं। जैसे मान लो मुझे A23 चाहिए, तो बच्चों A23 चाहिए मुझे, A23 के लिए दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो बच्चों दूसरी रो किधर है, सर दूसरी रो तो इधर है। तीसरा कॉलम किधर है, सर तीसरा कॉलम तो इधर है। तो बच्चों जो क्रॉस लगा 5/2 के ऊपर लगा, 5/2 पे। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5/2। तो इस तरीके से आप सारे के सारे आप फाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों अगला सवाल बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत बढ़िया होने वाला है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर किसी आव्यूह के अंदर 24 एलिमेंट हो, 24 अवयव हो, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। फिर यहां पर इसमें एक सवाल और पूछ लिया गया है, अगर इस आव्यूह में 13 एलिमेंट होते तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, इस क्वेश्चन को करो इग्नोर, और जो मैं समझाने की कोशिश करूं उसको समझो, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये समझना है यहां पर कि अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ, अगर हमारे पास कोई डब्बा है, डब्बा कोई मैट्रिक्स है आव्यूह, अगर मैं आपसे बोलूं कि उसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, उसके अंदर 4 अवयव, तो
वो जो मैट्रिक्स रही होगी उसकी कोटि यानी कि इसको ऑर्डर क्या रहा होगा। ऑर्डर का मतलब उसमें कितनी रो रही होंगी और कितने कॉलम रहेंगे। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। मैं दोबारा रिपीट करूं बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें कुल 4 एलिमेंट है, 4 तत्व हैं, तो उस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां रही होंगी, कितने स्तंभ रहेंगे। सोचो तो आप कहोगे सर बहुत आसान है। सर ऐसा हो सकता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट यहां पर हो, एक यहां पर हो, एक यहां पर हो, एक यहां पर हो, टोटल 4 एलिमेंट, मतलब उसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ रहे होंगे। ऐसा हो सकता है। आप कहोगे सर ऐसा भी हो सकता है वो 4 एलिमेंट जो आप बोल रहे हो ना, पहला यहां पर हो, दूसरा यहां पर हो, तीसरा यहां पर हो, चौथा यहां पर हो, तो सर इस हिसाब से इसके अंदर 4 पंक्ति और 1 स्तंभ, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर हो सकता है कि पहला यहां पर हो, दूसरा यहां पर हो, तीसरा यहां पर हो, चौथा यहां पर हो, 4 एलिमेंट यहां पर आ जाए तो इसके अंदर 1 पंक्ति 4 स्तंभ, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल बच्चों, ये जो आपने सोचा ना कि अगर कोई आवयव होगा उसमें 4 तत्व होंगे और उन 4 तत्वों से वो आवयव या तो ऐसे बन सकती है या फिर ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, क्या इसके अलावा दुनिया में और कोई तरीका है कि 4 एलिमेंट से कोई मैट्रिक्स बनाई जा सके? नहीं सर, और कोई तरीका नहीं है। या तो वो 4 एलिमेंट ऐसे रहे होंगे या फिर वो 4 एलिमेंट ऐसे रहे होंगे या फिर ऐसे रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, ये जो एलिमेंट आप सोच रहे हो यहाँ पे कोटि कितनी बनी? 2/2। यहाँ पे कोटि कितनी बनी? 4/4। यहाँ पे कोटि कितनी? 1/4। बच्चों इसको सोचने का शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट दोबारा से देखो बच्चों, टोटल एलिमेंट टोटल तत्व जो थे वो कितने थे? 4 थे। आपने ये डब्बे बनाने में टाइम खराब मत करो, शॉर्टकट समझो। अब यहां पर क्या है, अगर हमारे पास 4 तत्व हैं बच्चों तो इसके टुकड़े करो, 4 के टुकड़े करो। तो 4 के टुकड़े क्या हो सकते हैं बच्चों? 4 के टुकड़े ऐसे हो सकते हैं, या तो आप लिख सकते हो 4 गुणा 1, क्योंकि 4 गुणा 1 करने पे 4 आता है, या फिर बच्चों आप इसको लिख सकते हो 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 करने पे भी 4 आता है। और प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणा 2, मतलब आपको इसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड करके लिखने, टुकड़े करके लिखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों 4 गुणा 1 करने पे भी 4 आता है, 1 गुणा 4 करने पे भी 4 आता है, और 2 गुणा 2 करने पे भी 4 आता है। और इंटरेस्टिंग बात देखो प्यारे बच्चों, वो ये वही आ चुका है। देखो अभी मैंने जो 3 डब्बे बनाए थे इतनी मेहनत से, अगर देखा जाए तो ये 2/2 वाला ऑर्डर इस डब्बे का आ चुका है, और बच्चों 4/1 वाला ऑर्डर इस डब्बे का आ चुका है, और ये जो 1/4 वाला ऑर्डर है वो इस डब्बे का आ चुका है। इसका मतलब हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें तो कुल एलिमेंट, कुल तत्व देखने और उनके गुणनखंड करने और आंसर आ जाएगा। बच्चों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अब मैं आता हूं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, ओरिजिनल सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर किसी आवयव में 24 एलिमेंट हो तो उसकी कोटि क्या होगी। अब आपको करने 24 के टुकड़े, फैक्टर करने। जब आप 24 के टुकड़े करोगे बच्चों तो आप कैसे करोगे 24 के टुकड़े? सोचो, आप सबसे पहले लिखो 1, और 1 गुणा 24 करने पे भी कितना आता है? 24। अब आप 1 के बाद लिखो 2, 2 में किसकी गुणा करेंगे? 24 आ जाए। सर 12 की कर दो। अब 2 के बाद लिखो 3 में किसकी गुणा करेंगे? 24 आ जाए। सर 8 की गुणा कर दो। अब और गुणा करो, 3 के अगला नंबर लो 4 में किसकी गुणा करो? 6 की गुणा कर लो। ठीक है, तो अगर आप अगला नंबर लिखोगे 6, तो बच्चों आप 6 के साथ में गुणा किससे करोगे? 4 से। इसका मतलब वो इस वाले का उल्टा आएगा, इस वाले का उल्टा। अब आपको सबका उल्टा करते जाना, सबका उल्टा। तो 8 का उल्टा कर दो, यहाँ पर 8 गुणा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 का उल्टा कर दो, 12 गुणा 2 हो जाएगा। इसका भी उल्टा कर दो, 24 गुणा 1 हो जाएगा। बस ये पॉसिबल ऑर्डर है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी आवयव में 24 तत्व चल रहे हैं तो उसका मतलब ये बच्चों उसके अंदर इतनी रो इतने कॉलम हो सकते हैं, इतनी रो इतने कॉलम हो सकते हैं, इतनी रो इतने कॉलम भी हो सकते हैं, इतनी रो और इतने कॉलम भी हो सकते हैं, इतनी रो और इतने कॉलम भी हो सकते हैं, इतनी रो और इतने कॉलम और इतनी रो इतने कॉलम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो नया डब्बा हमारा होगा उस डब्बे की ये संभव कोटियां हो सकती हैं, इतनी कोटियां बन सकती हैं उसकी, इतने ऑर्डर में से किसी एक ऑर्डर में वो रहा होगा, या तो ये रहा होगा या फिर ऐसा रहा होगा या फिर ऐसा रहा होगा या फिर ऐसा। तो ये संभव कोटि है, संभव ऑर्डर है, पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, अब अगर आप ये समझ गए तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसी में एक और क्वेश्चन ऐड है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट हो, 13 एलिमेंट, तो उसका ऑर्डर क्या रहा होगा। तो प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो सोचो, दिमाग लगाओ, या तो वो 13 के 13 एलिमेंट एक लाइन में ऐसे लिखे होंगे, या फिर वो 13 के 13 एलिमेंट एक लाइन में ऐसे लिखे होंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। वैसे भी मैं इसके टुकड़े कर लेता हूं डायरेक्ट। बच्चों हमें मिला 13, 13 के टुकड़े करो, तो 13 के टुकड़े करेंगे, 1 गुणा में 13 करूंगा तो भी 13 आएगा, और 13 गुणा में 1 करूंगा तो भी 13 आएगा। तो बच्चों ये इसके ऑर्डर रहे होंगे, ये इसकी कोटियां रही होंगी। मतलब 13 एलिमेंट से जो मैट्रिक्स, जो डब्बा बना होगा बच्चों, उस डब्बे के अंदर या तो 1 रो 13 कॉलम रहे होंगे या फिर 13 रो 1 कॉलम रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ या तो वो 13 के 13 एलिमेंट एक लाइन में ऐसे लिखे होंगे, या फिर वो 13 के 13 एलिमेंट एक लाइन में ऐसे लिखे होंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर
आपको ये समझ में आया तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है बच्चों। देखो क्या बोला गया है, यदि किसी अवयव में 18 एलिमेंट हो तो इसकी संभव कोटियां बताओ, ऑर्डर बताओ। और यदि इसमें 5 एलिमेंट हो तो उसके अंदर कितने ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर रहे होंगे। अब ये भी मैंने यही क्वेश्चन कराया था बच्चों। सोचो अगर किसी डब्बे के अंदर 18 एलिमेंट रहे होंगे, आपको 18 के टुकड़े करने। एक में कितने से गुणा करूं 18 आ जाए 18 से, 2 में कितने से गुणा करूं 18 आ जाए 9 से, 3 में कितने से गुणा करूं 18 आ जाए 6 से, और बच्चों 4 में हो नहीं पाएगा, फिर उसके बाद 5 में नहीं हो पाएगा, 6 में करेंगे। तो 6 में करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 6 में किससे गुणा करूं 3 से, इसका उल्टा कर दो। 9 में किससे करूं 2 से, और बेटा इसका भी उल्टा कर दो। 18 में किससे करूं 1 से, है ना। अब मुझे बताओ 18 के और कोई टुकड़े बन सकते हैं क्या? सर नहीं बन सकते। तो 18 के ये टुकड़े बन सकते हैं। तो बच्चों वो जो डब्बा रहा होगा उसमें या तो 1 रो 18 कॉलम रहे होंगे, या फिर 2 रो 9 कॉलम रहे होंगे, या फिर 3 रोज और 6 कॉलम रहे होंगे। 6 रो 3 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है। तो उसका ये ऑर्डर रहा होगा, कोटि रही होगी, या तो उसमें इतने स्तंभ रहे, पंक्तियां रही होंगी और इतने स्तंभ रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम संभव कोटियां निकालते, पॉसिबल ऑर्डर पता कर लेते हैं कि या तो ऐसा रहा होगा, या फिर ऐसा रहा होगा, या फिर ऐसा रहा होगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको अगर ये समझ में आया यहाँ पर कि हाँ भाई इसकी संभव कोटियां ये है। तो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। तो अगला सवाल हमारे पास ये आता है आपके सामने, बहुत सुंदर सवाल है, बड़े ध्यान से सारे बच्चे इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से इस पे फोकस करो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको ने एक 2x2 का अवयव बनाना है। अगर आपको ये ज्यादा लाइट नजर आ रही है, नहीं नजर आ रहा तो इधर देखो बच्चों, हमें बनाना एक 2x2 वाला अवयव। 2x2 वाला अवयव, 2x2 का अवयव क्या मतलब है बेटा? सोचो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है आपको एक ऐसा डब्बा बनाना है जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो, मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। कुल एलिमेंट कितने होंगे? 4 होने चाहिए उसके अंदर, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर अवयव, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है प्यारे बच्चों अवयव। अवयव मतलब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या बोली गई है? ए बराबर, और एक डब्बा बना के अंदर लिखा है AIJ, ऐसे बोला गया, ठीक है। कह रहा है आपको एक डब्बा बनाना है, डब्बा, और डब्बे का नाम क्या रखना है? ए नाम रखना है, ए क्वेश्चन में बोला गया है। और अंदर जो उसके होगा वो अंदर क्या होगा? अंदर होगा बच्चों AIJ। AIJ का मतलब अंदर वाले तत्वों को, अंदर वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको हम एक साथ प्यारे बच्चों AIJ बोलते हैं, AIJ बोलते हैं। तो उन सबको AIJ बोलते हैं। तो वो सारे के सारे हमें पता करने के वो क्या होंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है ना। यहाँ पर क्या है ना, पहला पार्ट उठाएंगे प्यारे बच्चों। इसमें टोटल 1 2 3 पार्ट है, तो हम फर्स्ट पार्ट करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट, इसमें हमसे ये बोला गया है कि AIJ बराबर होगा I + J का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखो अब आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझना। 2x2 का डब्बा बनाना है, अवयव कुछ अवयव का नाम होना चाहिए A, और अंदर एलिमेंट होंगे AIJ। और बच्चों अंदर वाले जो एलिमेंट है ना AIJ, उन्हें निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला दिया है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है बड़े ध्यान से समझना, एक एक बात समझ में आएगी बच्चों। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है भाई, मुझे जो 2x2 का डब्बा बनाना है, अब आप मुझे बताओ, मुझे एक A नाम का डब्बा बनाना है बच्चों, A नाम का डब्बा, ठीक है, जिसमें 2x2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम होंगे। तो क्या आप मानते हो बच्चों कि एक एलिमेंट यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, ऐसा 2x2 वाला मुझे एक डब्बा तैयार करना है बना करके, ऐसा एक डब्बा बनाना है 2x2 का। बस अब मुझे ये जानना है यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा। तो बच्चों देखो सोचने वाली बात है, यहां पर जो भी आएगा, सोचो यहां पर जो भी आएगा उसका नाम होगा A11। A11 मतलब यहां वो संख्या होगी जो पहली रो और पहले कॉलम में आती है। और बच्चों यहां पर जो संख्या आएगी उसका नाम होगा A12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम। और बच्चों यहां जो संख्या आएगी उसका नाम होगा A21 और यहां वाली संख्या का नाम होगा A22, ठीक है ना। अगर ये संख्याएं हम निकालने में कामयाब हो पाए तो हम उस डब्बे को पता लगा पाएंगे वो डब्बा क्या है। तो बच्चों देखो, अगर मुझे सबसे पहले चाहिए A11, ध्यान से सुनना मेरी बात को प्यारे बच्चों, अगर मुझे सबसे पहले चाहिए A11 तो सोचने वाली बात यहां पर यह है कि A के नीचे आ रहा है 11 और ये A के नीचे 11 आने का मतलब यह है कि अगर मैं इस I की जगह पे 1 रख दूं और J की जगह
जगह पे 1 रख दूं तो ये a11 की वैल्यू मुझे इस फॉर्मूले से मिल जाएगी जो मुझे सवाल में दिया हुआ है। बच्चों अगर मुझे a11 निकालना है तो मैं यहां पे भी और यहां पे भी दोनों जगह 1 रखूंगा और ये हो जाएगा a11। अब आप मुझे सोच के बताओ, अगर यहां पे भी 1 गया और यहां पे भी 1 गया तो बेटा यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1 जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा 2। इसका मतलब ये आने वाला है हमारे पास में 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बच्चों एक और एक होता है 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 के बट्टे में 2 और 4 को 2 से काटूंगा प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। तो देखो पहली संख्या जो a11 है वो हमारे सामने 2 आ चुकी है निकल के। कितनी आ चुकी है? 2 आ चुकी है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर मान लो मुझे निकालना है a12, मुझे निकालना है a12। अगर मुझे a12 निकालना है बच्चों तो मुझे इस i की जगह पर 1 और j की जगह पे 2 रखना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। बच्चों अब सोचो i की जगह पर 1 और j की जगह पे अगर 2 गया फॉर्मूले के अंदर तो यहां पर 1 और यहां पर 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 चल रहा है प्यारे बच्चों। 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 और बटे में आ जाएगा 2 और बच्चों इसको पॉइंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आते हैं अगली वैल्यू पे प्यारे बच्चों। अब मुझे चाहिए a21। अगर मुझे a21 चाहिए तो कौन सी बड़ी बात है a21 निकालना। बच्चों a21 का मतलब ये है कि मैं यहां पर 2 रख दूं और यहां पर 1 रख दूं तो बेटा 2 और 1 रखने पे ये बनेगा 2 + 1। इसका मतलब यहां आएगा 2 + 1 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड में चलेगा बच्चों 2। तो अब देखो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और बच्चों 9/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका जो फोर्थ एलिमेंट होगा, फोर्थ एलिमेंट जिसका नाम है a22। बच्चों अगर मैं a22 यहां निकालने की कोशिश करूं है ना तो बच्चों अगर मैं यहाँ a22 निकालने की कोशिश करूं तो प्यारे बच्चों ये समझो अगर मुझे a22 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूं, यहां भी 2 और यहां भी 2 तो 2 + 2 4। इसका मतलब 2 + 2 के ऊपर स्क्वायर और बटे में आएगा 2। 2 + 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। बेटा देखो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को लगा 2 का भाग तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इस डब्बे की चारों वैल्यू आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों मुझे ये a नाम का डब्बा निकालना था तो ये जो a नाम का डब्बा होगा अब ये देखो कैसा दिखने वाले है a नाम का डब्बा। इस a नाम के डब्बे में जो पहली वैल्यू है a11 वो मेरे पास आई है 2। इसका मतलब मुझे यहाँ पर पूरा अधिकार है यहाँ 2 लिखने का। और बच्चों a12 जो है a12 की दूसरी वैल्यू है 9/2। तो बच्चों मैं इस जगह पे लिख के चलूंगा 9/2, 9/2 लिख दिया। और बच्चों इसकी 2 वाली जो वैल्यू निकल गई वो भी 9/2 ही आई है निकल के। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लिखोगे 9/2 और जो चौथी वैल्यू निकल गई है वो अभी 8 निकल गई यानी कि 8। तो यहाँ पे 8 लिख दोगे और इसकी कोटि लिख देना 2/2 और बच्चों यही आ चुका हमारा आंसर। इस तरीके से हमें पता करना था कि ये डब्बा कैसे बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों देखो मैं इसमें अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं आपको यहाँ पर, ठीक है ना, वो ये कि इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है ना, सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है aij बराबर i/j। अब इसके थ्रू सॉल्व करना है तो ये वाला आपको खुद करना है सॉल्व, ये वाला आपको खुद सॉल्व करना है बच्चों। ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। 2/2 वाला डब्बा बनाना है। एक बार i की जगह पे 1, j की जगह पे 1 जाएगा। फिर जब a12 वाला एलिमेंट निकालोगे, ये वाला एलिमेंट यहाँ पर जब ये निकालोगे तो i की जगह पे 1, j की जगह पे 2 रख देना। जब 21 वाला निकालोगे i की जगह 2, j की जगह पे 1 रख देना। तो इस तरीके से आप ना इस वाले फॉर्मूले से एक नया डब्बा तैयार कर लोगे बना करके। और जब बच्चों आप सेकंड पार्ट को खुद सॉल्व कर लोगे तो इसका जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड वाला पार्ट, ये भी आप खुद ही कर सकते हो। इसमें i की वैल्यू एक बार 1 1, एक बार 1 2, एक बार 2 1 और एक बार 2 2 रख के। तो मैंने इसके जैसे 3 क्वेश्चन है, एक मैंने करा दिया, बाकी 2 आप खुद पूरी ईमानदारी से करना। हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बहुत आसान चैप्टर है ये, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो ये है। तो बच्चों अब हम बढ़ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां सवाल है हमारा, 5वां सवाल, इसको देखते हैं 5वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमसे बोला गया है इस बार आपको 3/4 का एक आव्यूह बनाना है। 3/4 का एक आव्यूह मैं लिख देता हूं बच्चों। इस बार हमारी जो कोटि रहेगी 3/4 रहेगी, मतलब 3 रो होनी चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए। और ये जो आव्यूह बनेगा ना बच्चों, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया है। कह रहा आपने एक काम करो, aij जो होगा उसको ऐसे निकाल लो, 1/2 मोड के अंदर -3i और प्लस में j, इससे निकालना है बच्चों। और आप सभी को ये बात तो पता होगी मोड क्या करता है ना, ये जो 2 डंडे मैंने लगाए मोड वाले, इसका काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है माइनस की संख्या को प्लस में बदलना। तो आओ जरा इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब सारे बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताओ, मुझे जो डब्बा बनाना है 3/4 का बनाना है ना, मतलब 3 रो और 4 कॉलम। बेटा 3 रो और 4 कॉलम, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वो डब्बा मेरा कुछ ऐसा रहा होगा? सोचना,
जब मैं 3 रो और 4 कॉलम बनाऊंगा, इस चीज को समझने की कोशिश करना। बच्चों देखो, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, फिर एक इधर आएगा, फिर एक इधर आएगा, फिर एक इधर, फिर एक इधर, एक बच्चों इधर आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें बताओ देख के कितनी रो है? तो आप कहोगे सर 3 रो। कॉलम गिनो कितने कितने कॉलम है? कहोगे सर 4 कॉलम। इसका मतलब ये डब्बा 3/4 में लिखा गया है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर ये डब्बा 3/4 में लिखा गया है तो मुझे सोच के बताओ पहली संख्या का नाम क्या होगा? कहोगे सर पहली संख्या का नाम A11। A11 मतलब पहली रो पहले कॉलम में आने वाली संख्या। बच्चों दूसरी वाली का नाम क्या होगा? दूसरी वाली का नाम होगा सर A12, अगली वाली का नाम A13, इससे आगे क्या आएगा? A14, इसके बाद नीचे क्या आएगा? A21, यहाँ पर क्या आएगा? A22, यहाँ पर क्या आएगा? A23, यहाँ पे आएगा A24। अब इसी तरीके से बच्चों नीचे कितना आएगा? A31, और यहाँ पर कितना आएगा? A32, और यहाँ पर कितना आएगा? A33, और यहाँ पे कितना आएगा? A34। इस तरीके से हमें ये सारी संख्याएं चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तो पता चलेगा होगा भाई हमें एक ऐसा डब्बा निकालना है जिसमें हमें इन सारी संख्याओं का आंसर पता होना चाहिए। लेकिन बच्चों मुझे A11, A12, A13, A14 ये सारी चीजें निकालने के लिए, इन सारे तत्वों को पता करने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया है। कहा कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो साहब। तो इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करते हैं वो समझो। बच्चों मान लो मुझे निकालना है A11 समझो, A11 निकालना है। तो A11 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी जगह भी 1 डालना पड़ेगा और इसकी जगह भी 1 डालना पड़ेगा। मतलब I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, तब निकलेगा A11। और बच्चों जब मैं दोनों की जगह 1 रखूंगा तो 1/2 और इस मॉड के अंदर -3 गुणा में यहाँ पे चलेगा 1 और प्लस यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ये समझने वाली बात है। अगर बाहर 1 1 रखा है तो अंदर भी I और J की जगह पर 1 1 ही आएगा। अब बच्चों देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, -3 + 1, क्योंकि 3 एकम 3 बनेगा। अब बच्चों ये 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, -3 + 1 होता है -2। और बच्चों ये जो संख्या -2 है, जब ये बाहर आएगी +2 और बट्टे में 2 चल रहा है, 2 से 2 कटेगा तो बच्चों इसका आंसर आएगा 1। इसका मतलब जो पहली संख्या होनी चाहिए हमारी A11 की जगह पर वो क्या होगी? वो 1 होगी। इस तरीके से हमने इसको पता कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये पहली संख्या निकालनी आ गई होगी। अब बच्चों देखो मैं इसको यहाँ से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये भी बता दूं, है ना, अगर मुझे यहाँ पर ये वाली वैल्यू 1 मिल चुकी है और मुझे इसकी सेकंड वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मैं क्या करूंगा? मुझे यहाँ पे चाहिए 1 और 2। तो I की जगह पर 1 और J की जगह पे 2 चाहिए। I की जगह पर 1 चाहिए, J की जगह पे क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो बच्चों क्या करना है? इसको बिल्कुल ऐसी कॉपी करते जाओ। 1/2 मोड में क्या करो? पहली वाली वैल्यू को 1 रख दो यहाँ पर, प्लस में दूसरी वैल्यू को भी कितना कर दो? दूसरी वैल्यू को 2 रख के चलना है इस बार, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। यहाँ पे 1/2 आएगा और प्यारे बच्चों -3 आएगा, +2 आएगा। अब देखो आपको भी मालूम है यहाँ पर ये तो 1/2 अपनी जगह पे रहेगा। -3 और 2 को जब आप सॉल्व करोगे -1 आएगा बच्चों, और माइनस की संख्या बाहर आएगी तो प्लस हो जाएगा, तो यह जगह 1/2 होकर के आएगा बाहर। तो इसका आंसर आया 1/2। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो हम डब्बा बना के तैयार करने वाले, A नाम का जो डब्बा बनेगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसकी पहली संख्या हमारी कितनी आई थी? 1 आई थी। और बच्चों इसकी जब मैंने दूसरी संख्या निकाली यहाँ पर तो ये कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। और इसी तरीके से इसकी थर्ड संख्या भी निकाल करके देखते हैं। क्या करने वाले बच्चों? तीसरी संख्या है A13। तो बच्चों जब मैं यहाँ पे A13 के लिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 रखूंगा तो ये 1/2 अपनी जगह पर रहेगा और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, इसको सॉल्व करो, -3 और +3 आएगा बच्चों। ये 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, -3 + 3 बच्चों 0 हो जाएगा और 0 बाहर आके भी 0 रहेगा और 0 को किसी से भी भाग करो आंसर 0 आएगा। मतलब ये वाला तत्व, ये वाला एलिमेंट जो आने वाला हमारा 0 आने वाला है बच्चों, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम निकालेंगे A14 निकाल के देखते हैं बच्चों। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 4, तो 1/2 अपनी जगह पर चलेगा, ठीक है। डब्बे में आगे -3 इंटू में चलेगा 1 प्लस में चलेगा 4, यहाँ पर 4 रख दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 1/2 चलेगा, -3 +4 हो जाएगा। आपको भी पता है अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो +1 बचेगा और प्लस का जो 1 बचेगा बच्चों, यहाँ पर 1 बाहर आके भी 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/2। इसका मतलब इसकी अगली वाली जो संख्या है वो कितने आने वाली है? 1/2 आने वाली है। बच्चों अब देखो मैं इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों खराब करूं? मैं आपको और क्वेश्चन समझा दूंगा वरना वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं। अब बस आपको क्या करना
करना है, अब इस सवाल में एक बार 821 निकालना है आपको खुद, ये खुद निकाल लेना, ऐसे 22 निकाल लेना, 23 निकाल लेना, 24 निकाल लेना, और जब सबका आंसर आ जाए तो यहां पर रखते जाना बच्चों, यहां रखते जाना बस, और फिर लास्ट में जाके इस डब्बे में लिख देना 3/4। ये लो जी, डब्बा बन के रेडी हो जाएगा। अब आगे का काम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको कंप्लीट करना है। 3 वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी, इसी कॉन्सेप्ट पे बाकी की वैल्यू आप निकालो, निकाल करके डब्बे में सजा दो इन वैल्यू को, और आपका आंसर रेडी है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं नहीं करा रहा हूं, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। एक जैसे 10 सवाल दिए हुए, 4 सवाल दिए हुए, इसलिए मैं इतना टाइम खराब नहीं करूंगा। देखो इसका जो बच्चों सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें ए नाम का डब्बा बताना है, ए नाम का डब्बा बताना है 3/4 के अंदर, 3/4 के अंदर, लेकिन इसके लिए aij जो दिया गया है वो दिया है 2i - j दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो क्या प्रॉब्लम है बच्चों, अब देखो ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया था मोड वाला है, मतलब जो माइनस को प्लस बदल लेता है, इसमें कोई मोड वोड तो है नहीं, इसमें डायरेक्ट रखेंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार a11 निकालना है, 12, 13, 14 निकालना है, ऐसे सारी वैल्यू निकाल लोगे तो एक बार यहाँ पे 11 रख देना, फिर 12 रख देना, फिर 13 रख देना, 14 रख देना, इस तरीके से करके सॉल्व कर लेना सारी वैल्यू को। और बच्चों इस वाले केस में एक नया डब्बा बनके तैयार हो जाएगा 3/4 के अंदर, और वो इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये बेसिक सा सवाल, बच्चों वाला सवाल आप खुद भी कर सकते हो, इसमें मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी इसके अलावा भी आपको डाउट है, आप मैसेज या कमेंट करके या व्हाट्सएप पे आकर के हमें पर्सनली अपने डाउट शेयर कर सकते हो, और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक बार उसको देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसकी तरफ बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि छठे सवाल में हमसे क्या बोला गया। इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला जा रहा है आपको x y z के मान ज्ञात करने हैं। हमें 3 पार्ट दिए गए, कितने पार्ट दिए गए, 3 पार्ट। तो बच्चों जो पहला पार्ट है ना, पहले पार्ट को ध्यान से देखो। पहले पार्ट में क्या दिया, 4, 3, x और 5, ऐसा एक डब्बा दिया हुआ है। और बच्चों इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है y z 1 और 5, ऐसा एक डब्बा इधर दिया हुआ है। अब हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि साहब इस क्वेश्चन में से आपने x y z की वैल्यू निकालो, जो आप निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों सोचो, अगर 2 डब्बे पहले से ही बराबर दिए, सोचो अगर 2 डब्बे पहले से ही बराबर दिए, तो पहली चीज तो इनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए। क्या बराबर होनी चाहिए, कोटि। चेक करो बच्चों, इसके अंदर 2 रो 2 कॉलम, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है 2/2 में है, और इसका भी ऑर्डर कितने बाय कितने में, 2/2 में। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। अब ये दोनों डब्बे पहले से ही बराबर दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि y की जगह पे होना चाहिए 4 और z की जगह पे होना चाहिए 3। तो प्यारे बच्चों आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे y जो है वो 4 के बराबर होना चाहिए, और जो z है वो 3 के बराबर होना चाहिए, और बच्चों जो x है वो किसके बराबर होना चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 1। 5 तो 5 के बराबर पहले से, उसको मैं क्या ही दिखाऊं। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा x y z की वैल्यू आ जाएगी निकल के, सीधा सीधा बराबर रखते जाओ। y की जगह पे 4 आ जाएगा, z की जगह पे 3 आएगा, और x की जगह पे 1 आएगा, डायरेक्ट बराबर रख दो, आंसर आ चुका है। इससे ज्यादा आसान बच्चों इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें सेकंड वाले पार्ट के अंदर दिया हुआ है कि भैया पहला जो डब्बा है, पहले डब्बे में लिखा है x + y, और यहाँ पर लिखा है 2, और यहाँ पे लिखा है 5 + z, और इधर लिखा है x y, और बराबर में लिखा हुआ है एक दूसरा डब्बा, यहाँ पे लिखा है 6, 2, 5 और 8, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, हमसे बोला गया अगर ये 2 डब्बे आपस में बराबर तो x y z की वैल्यू निकालो। तो बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, पहली वाली को पहली वाली के बराबर कर दो, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के बराबर। मतलब ये हुआ कि x + y किसके बराबर जाने चाहिए, 6 के बराबर। बच्चों दूसरी वैल्यू दूसरी के बराबर है पहले से, तो ये वाली वैल्यू भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब 5 + z इक्वल होना चाहिए 5 के। अब बच्चों ये वाला जो प्लस का 5 है जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सीधा सीधा मुझे z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो z तो डायरेक्ट ही 0 आ रहा है। अब बच्चों इस पे आते हैं आखिरी वैल्यू x × y वाली, तो x × y जो होगा वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। अब सवाल ये है कि x की और y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ना तो x और y की वैल्यू यहां से निकली और ना यहां से निकल पाई x और y की वैल्यू। तो बच्चों इसे निकालने के लिए तरीका क्या होगा वो समझो। तो हम क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो बच्चों देखो पहली जो समीकरण है पहली वाली से मान लो मैं y को यहीं रखता हूं और x को उधर भेज दूं, तो कितना बनेगा, 6 - x। तो बच्चों y का मान कितना निकला, 6 - x।
और इसको उठा के दूसरी समीकरण के अंदर रख दो। किसकी जगह पे रख दो? y की जगह पे। तो बच्चों देखो x तो अपनी जगह पर आएगा, लेकिन y की जगह पे कितना लिख सकते हैं अब हम? 6 माइनस x लिख सकते हैं और बराबर में कितना? 8। इसको ऐसे सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक द्विघात बना के सॉल्व करो। अंदर गुणा करो, कितना बनेगा? 6x माइनस में x स्क्वायर बराबर में कितना आएगा? 8 आएगा। बच्चों अब इसको सबको एक तरफ ले जाओ, सबको एक तरफ। तो इन सबको उधर ले जाता हूं, उधर। जब उधर भेजूंगा बच्चों तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर आगे कैसा हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों ये प्लस का जो 6x है जब उधर जाएगा तो उधर आने के बाद हो जाएगा माइनस का 6x, ठीक है ना। और बच्चों इधर प्लस का 8 तो पहले से ही चल रहा है, प्लस का 8 तो पहले से ही चल रहा है। तो क्या समीकरण बनी हमारी? इक्वेशन क्या बनी? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 8 और बराबर में आ गया बच्चों 0 हमारे पास में। अब इसको द्विघाती समीकरण को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक को। अब आपको पता है यहां पे क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल लगता है, मध्य पद को तोड़ना। तो बच्चों यहां पर अपनी तरफ से मान लो 1 और इस 1 की गुणा कर दो 8 में, तो 1 गुणा 8 कितना होगा? 8 होगा। अब बच्चों 8 के ना ऐसे टुकड़े करो कि उन्हें जोड़ने के बाद में 6 आ जाए, 8 के ऐसे टुकड़े। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, 4 की गुणा 2 में करो, 4 गुणा 2 8 होता है, बिल्कुल। और इन 4 और 2 को जोड़ के 6 भी आ जाएगा। तो यही वाले गुणनखंड हमें चाहिए। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस, जहां पे 6 लिखे उसे तोड़ के लिखेंगे 4 प्लस 2, बाहर लिखेंगे x प्लस में 8 बराबर 0। ये तो सब बच्चों को आता ही होगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और बच्चों माइनस का 2x और प्लस का 8 बराबर में 0। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, कॉमन लूंगा तो x कॉमन लेने पे x माइनस 4 बचेगा, यहां से 2 कॉमन ले लिया बच्चों, यहां भी x माइनस 4 बचेगा बराबर में 0। इसके बाद में देखो क्या होगा, x माइनस 4 दोनों से कॉमन आ गया, तो x माइनस 4 कॉमन लेते के साथ ही प्यारे बच्चों मेरे पास बचेगा x माइनस का 2 और बराबर में क्या चल रहा है? 0। तो ये 0 के बराबर चल रहा है। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 4 को 0 के बराबर, तो बच्चों x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और एक बार क्या करेंगे, यहां से x माइनस जो 2 है इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x की दूसरी वैल्यू यहां पे 2 आ जाएगी। तो x के कितने मान आ रहे हैं? 2 मान आ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो x का मान सोचो, x का मान 4 आ गया, तो अब x का मान 4 आया ना, तो इस 4 को उठा के यहां रख दो, यहां इस वाली जगह पे। ये देखो यहां पे अगर x का मान 4 आया तो बच्चों इस x के मान को 4 को यहां रख दो, 6 माइनस 4 कितना बचेगा? 2 बचेगा। और बच्चों अगर x का मान आपने यहां 2 रखा तो y का मान 6 माइनस 2 कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसका मतलब हम लगे हाथ यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर x 4 है तो 4 को 6 से घटाने पे तो y हमारा कितना होगा? 2। अगर x हमारा 2 है तो 6 से 2 जाने पे y हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते बच्चों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो लास्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। तो देखो थर्ड पार्ट पे दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें भी क्या करना है, पहली वाली को पहले के बराबर रख दो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 9 कर दो। और बच्चों इसी तरीके दूसरी वाली वैल्यू x प्लस जेड को बराबर कर दो 5 के। और इसी तरीके से बच्चों y प्लस जो जेड है इसको बराबर रख दो 7 के, ठीक है। इनको आपस में आपको इक्वल कर देना है। अब इक्वल करने के बाद क्या करना है वो ध्यान से सुनेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है बच्चों, x प्लस जेड किसके बराबर है? 5 के। x प्लस जेड 5 के बराबर है। तो बच्चों x प्लस जेड अगर 5 के बराबर, तो x प्लस जेड की जो वैल्यू ना 5, उसको आप यहां रख दो पहली वाली में x प्लस जेड की जगह पे। तो पहली वाली में अगर x प्लस जेड की जगह पे 5 रखेंगे तो सोचो क्या बनेगा, 5 प्लस में y और बराबर में बनेगा 9। और बेटा 5 को इधर से ले जाके घटाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इस तरीके से आएगी। अब बच्चों y की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो आप एक काम करो, यहाँ पर y की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू 4 को यहाँ रख दो, यहाँ वाली में 4 यहाँ रख के इधर से घटा दो तो z की वैल्यू 3 आएगी। तो आप देखोगे जब 4 को रख के यहाँ से माइनस करोगे तो ये बनेगा हमारा 4 प्लस z और बराबर में 7 और z की वैल्यू बच्चों हमारे पास आने वाली है 3। तो z 3 आ जाएगा। अब बच्चों z की वैल्यू 3 आ गई तो अब ऐसे सोचो अगर y की वैल्यू यहाँ पे रख दी जाए और z की यहाँ रख दी जाए तो x भी आ जाएगा। तो y की वैल्यू 4 रख दो तो ये बनेगा x प्लस 4 और z की वैल्यू कितनी रख दोगे? 3 रख दोगे, बराबर में कितना? 9। तो 4 3 7, तो x बराबर 9 माइनस का 7 और x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये 2 आएगा निकल के। इसको निकालने के और भी कई तरीके हैं, बहुत तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जो मेथड आपके दिमाग में आ जाए वो मेथड भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखा दी है। तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगर आपने नोट कर लिया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। तो बच्चों
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें मान बताना है, ए बी सी डी का मान बताना है। अगर ये दोनों अवयव आपस में बराबर हो तो दोनों अवयव अगर आपस में बराबर, इनका मान निकालना, तो तरीका क्या रहेगा बच्चों? पहली संख्या के बराबर। तो पहली संख्या क्या दी है हमें? पहली संख्या दी है a माइनस बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? -1 के, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या दी है बच्चों? दूसरी संख्या में दी है 2a प्लस सी, किसके बराबर दी है? 5 के बराबर। और तीसरी वाली इधर क्या दी है? 2a माइनस बी, किसके बराबर दिया हुआ है? 0 के बराबर रख दो इसको। और इसी तरीके से यहाँ पर देखो 3c और 3c प्लस d किसके बराबर दिया है? 13 के बराबर दिया। इनको बराबर रख दो। अब इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। एक चीज देखो, ये पहली समीकरण, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, इन दोनों को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं, पर इन दोनों को आपस में सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर a आ रहा है पर इसमें a नहीं आ रहा है, इसमें d आ रहा है पर इसमें d नहीं आ रहा है। तो हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, इनको नहीं करेंगे, और इसको सॉल्व करके इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखो कैसे बच्चों, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाहता हूं तो बहुत सिंपल तरीका जो हमने 10वीं क्लास में सीखा था। क्या करना है? इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन खींच दूंगा और इनका चिन्ह बदल दूंगा, साइन चेंज करूंगा। साइन चेंज करो, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करो, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव करो, ये पॉजिटिव लग रहा है तो नेगेटिव कर दो, ऐसा कर दो। अब आप देखोगे यहाँ पर माइनस का बी और प्लस का बी दोनों कट जाएंगे। कट गए? जब ये दोनों कट गए बच्चों, ए में से अगर 2a घटाऊंगा, सोचो अगर एक ए से 2a घटाऊंगा तो आंसर में कितना आएगा? माइनस का a। और बच्चों यहाँ -1 और -0 में कितना आ जाएगा? -1। माइनस से माइनस कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास a1 आ चुका है। अब बच्चों इस ये जो a1 निकला, इस a1 को उठा के a की जगह पर रख दो, b आ जाएगा। तो दोबारा सोचो, हमारे पास कितना चल रहा है? a माइनस बी बराबर कितना चल रहा है? -1। ये कौन सी समीकरण थी? पहली समीकरण। और हमें a कितना मिला है? 1। तो पहली वाली में a की जगह पे 1 रख दो। तो बच्चों 1 माइनस बी बराबर में -1। और जब ये वाला 1 इधर आएगा, ये वाला 1 इधर आएगा, तो सोचो जब ये वाला 1 इधर आएगा बच्चों, तो ये बनेगा माइनस का b बराबर -1 b अपनी जगह पर रहेगा माइनस का, और 1 को उधर भेज देंगे। तो बच्चों माइनस का b बराबर हो जाएगा -2। माइनस से माइनस कट जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरीके से a भी निकल गया और b भी निकल गया। अब बच्चों एक काम करो, जब हमारा a निकल चुका है, a की वैल्यू कितनी आ गई थी? 1। तो आपको क्या करना है? a की वैल्यू को यहां रखना है, इसके अंदर, इसमें 1 रखना है। अब इसमें जब आप इस वाली समीकरण में a की जगह पे 1 रखो, देखो क्या होगा, यहां पर चलेगा 2 गुणा में 1 प्लस में c बराबर में आएगा 5। बच्चों 2 एकम 2 बनेगा, और उस 2 को उधर ले जाके घटा दो, तो c की वैल्यू आएगी 5 माइनस का 2। तो प्यारे बच्चों c की वैल्यू यहां पे आएगी 3। अब c निकल गया, c को उठा के c की जगह रख दो, तो यहां से d आ जाएगा निकल के। तो इसी तरीके से इसके अंदर अगर मैं सॉल्व करूं, 3 और गुणा में बच्चों c की वैल्यू है 3, तो यहां पर 3 रख दो और प्लस में d बराबर में आएगा 13। बच्चों 3 तिया 9 और प्लस में d बराबर में आएगा 13। 9 को उधर ले जाके घटा दो तो d की वैल्यू 13 माइनस 9, बच्चों ये बचेगा 4। तो इस तरीके से हमारे पास a b c d सबकी वैल्यू आ चुकी है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। और ये हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास में एक हमारा मैट्रिक्स है a नाम का, कोई मैट्रिक्स है a नाम का, और यहाँ पर a i j अंदर लिखा हुआ है, और प्यारे बच्चों बाहर लिखा हुआ है m क्रॉस n। हमसे बोला जा रहा है अगर मान लो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है m क्रॉस n में एक वर्ग आव्यूह है, यहां पर लिखा हुआ है एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, ठीक है, वर्ग आव्यूह है। अगर ये एक वर्ग आव्यूह है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बच्चों में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि m n से छोटा होगा, दूसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है क्या m बड़ा होगा n से, और तीसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है क्या m और n बराबर होंगे, क्या चौथे ऑप्शन में बोला गया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब नन, इनमें से कोई सा भी नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ बच्चों सोच करके। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था वर्ग आव्यूह कौन सा होता है, हमने पढ़ा था वर्ग आव्यूह वो होता है जहां पर m और n दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर हो, m और n बराबर हो। तो बताओ कौन से ऑप्शन में बराबर है? तीसरे ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ये तो बहुत आसान सवाल है 1 नंबर के अंदर, तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो अब तो सब बच्चे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे। बच्चों हमें क्या दिया गया है? हमसे बोला जा रहा है कि x y के मान के लिए
एक्स वाई के किन मान के लिए, एक्स वाई के किन मानों के लिए ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा जो है, ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा, ये दोनों युग्म आपस में समान हो, बराबर हो। मतलब एक्स और वाई का क्या मान लिया जाए कि ये दोनों डब्बे आपस में बराबर आ जाए, पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन ये वाला है, दूसरा ऑप्शन ये वाला है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये। हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो क्या बोल रहे हैं, पहला वाला डब्बा देखते हैं क्या है। पहले वाले डब्बे में चल रहा है 3x प्लस का 7 और यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पे लिख रहा है y प्लस 1 और यहाँ पे लिख रहा है 2 माइनस का 3x। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो दूसरा डब्बा है वो है 0 y माइनस का 2 और यहाँ पर चल रहा है 8 और यहाँ पर चल रहा है 4। बोल रहा है किन मान के लिए इनको बराबर होना पड़ेगा, कौन से ऐसे मान है जिसके लिए बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों चलो थोड़ी देर के लिए इनको बराबर मान लेते हैं। ऐसा हमने मान लिया, ऐसा हमने मान लिया, लेट कर लिया कि आपस में बराबर है। अब देखते हैं बच्चों किन मान के लिए बराबर होने चाहिए, ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके लिए बराबर होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहली वैल्यू को पहली के बराबर रखना है। तो पहली वैल्यू जो है 3x प्लस 7, इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और बच्चों दूसरी वैल्यू को दूसरी के बराबर होना पड़ेगा, मतलब y माइनस 2 इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, 5 के बराबर होना पड़ेगा। और बच्चों तीसरी वैल्यू, जो तीसरी वैल्यू y प्लस 1 इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, 8 के बराबर होना पड़ेगा। और बच्चों जो चौथी वैल्यू 2 माइनस का 3x इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, 4 के बराबर होना पड़ेगा। अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। बच्चों पहली समीकरण को सॉल्व करते हैं। प्लस का 7 अगर इधर आ जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और बच्चों गुणा वाली संख्या को भाग में भेजो, डिवाइड में भेजो, तो माइनस का 7/3 ये x का मान आ चुका है निकल के। बच्चों इधर से सॉल्व करेंगे, -2 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5 + 2 जुड़ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 7। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू -7/3 और यहाँ से y की वैल्यू 7। इसको भी सॉल्व करो। अगर मैं इस +1 को इधर भेजता हूँ प्यारे बच्चों, तो 8 से इधर जाके 1 घटेगा और y की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आएगी, 7 आगे निकल गया। ठीक है, इसको भी एक बार सॉल्व करो यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, 2 को उधर भेज रहा हूँ, तो बच्चों माइनस का 3x अपनी जगह पे रहेगा और 4 में से घटेगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x बराबर में आएगा 2। -3 को नीचे ले जाओ, तो बच्चों यहाँ पर 2 के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 2 के नीचे आ जाएगा -3। ये वैल्यू ही निकल गई। देखो हमने 4 वैल्यू निकाली है ना। इन वैल्यू को बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर एक गड़बड़ है, सभी बच्चों को एक गड़बड़ नजर आएगी यहाँ पर। प्यारे बच्चों देखो, जब मैंने इस वाली जगह से मान निकाला, इस वाली जगह से जब मैंने इस जगह से x का मान निकाला, तो इस जगह से मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, -7/3। और बच्चों जब मैंने इस वाली जगह से x की वैल्यू निकाली, इस वाली जगह से जो वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू कितनी मिली, -2/3 आ रहा है निकल के, -2/3। दो अलग अलग जगह से वैल्यू निकाल रहे हैं और दोनों अलग आ रही हैं। ये दोनों आनी चाहिए थी सेम, पर ये दोनों कैसी आ रही हैं, डिफरेंट आ रही है। लेकिन y में क्या हो रहा है, y के अंदर देखो, मैंने y की वैल्यू जब यहां से निकाली तो बच्चों y का मान मुझे कितना मिला, सर 7 मिला। और बच्चों जब मैंने y का मान यहां से निकाला तो यहां से भी कितना मिला, 7 मिला। इसका मतलब y को अलग अलग से निकालो तो y तो सेम आ रहा है, पर जब मैं x को अलग अलग जगह से निकालूं तो x डिफरेंट आ रहा है। तो अगर अलग अलग जगह पर x अलग अलग वैल्यू आ रही है निकल के, दोनों जगह से x की अलग अलग वैल्यू आ रही है निकल के, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू इस सवाल के लिए किसके बराबर है, x की वैल्यू -7/3 के भी बराबर है और x की वैल्यू -2/3 के भी बराबर है, -2/3 के भी बराबर है। दोबारा सुनो, इसका मतलब x जो है जब मैंने पहली जगह से निकाला तो -7/3 आया, दूसरी जगह से निकाला तो -2/3 आया, तो ये दोनों ही x की वैल्यू, तो फिर तो दोनों ही आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर दोनों ही x की वैल्यू, तो दोनों ही x की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, पर ये आपस में बराबर नहीं होती। इसका मतलब अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो x का मान तो सही नहीं आया, x का मान गलत आ गया, या ये कह लो कि x का मान बताना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते तो इस सवाल में ये कहा जा सकता फिर x का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए अगर मैं 10 जगह से भी x निकाल रहा हूं तो सारे एक जैसे आने चाहिए, और 10 जगह से भी y निकालो तो सारे एक जैसे आने चाहिए, कभी वो डिफरेंट नहीं आने चाहिए। तो बच्चों जबकि ये डिफरेंट आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं अलग अलग जगह से, तो अलग अलग जगह से डिफरेंट आने का मतलब कि x का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, x का सही मान नहीं बता सकते क्या होगा, x का करेक्ट मान नहीं बता, x की करेक्ट वैल्यू नहीं बता सकते क्या होगी। y का पता चल गया पर x की करेक्ट वैल्यू पता ही नहीं चलेगी। और बच्चों जब x की करेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब ये दो डब्बे आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यहां वाला x कुछ और वैल्यू देगा, ये
ये वाला कुछ और वैल्यू देगा, तो ये आपस में कभी भी बराबर नहीं हो पाएंगे, कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो इस सवाल में सीधा सीधा क्या बोला जाए? तो बच्चों इस सवाल में आप एक लाइन में बोलो कि भैया नो सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं है। जब एक्स नहीं मना कर दे तो मैं वाई के आंसर से क्या कर लूंगा? तो मुझे मना ही करना पड़ेगा, भाई छोड़ो ऐसी वैल्यू को, नहीं है हमारे पास वैल्यू। तो प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ज्ञात करना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका लास्ट क्वेश्चन भी, इस तरीके से हमने इसका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, बहुत जबरदस्त सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है? 3/3 की कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 से हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्या कहा जा रहा है। ये बोल रहा है कि अगर 3/3 का एक डब्बा बनाया जाए, सोचो एक डब्बा बनेगा 3/3 का, 3/3 का मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे प्यारे बच्चों? उसके अंदर 9 एलिमेंट होंगे। तो हमसे ये बोला जा रहा है 3/3 का एक डब्बा बनाओ। क्या बनाओ? 3/3 का एक डब्बा बनाओ, और 3/3 का जो डब्बा होगा उसमें है ना, उसमें सिर्फ 0 या 1 भरना है। प्रविष्टि का मतलब होता है एंट्री। अगर आप 3/3 का डब्बा बनाने जा रहे हो तो उसमें एंट्री करवाओ 0 या 1 की, मतलब तुम्हारी मर्जी है 0 1 0 1 कहां पे क्या भरना अपने हिसाब से भरो। आपका दिल करे तो सब जगह पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे भर लो। तुम्हारा मन करता है तो सब जगह पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे भर लो। तुम्हारा मन कर रहा है तो कहीं पर 1 कहीं पे 0 कहीं पर 1 कहीं पे 0 कहीं पे 1 कहीं पे 0 कहीं 0 कहीं 0 कहीं 1, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा भरो, जैसा तुम्हें दिल करे वैसे भरो, पर 0 या 1 भरना है, 0 या 1 भरना है। तो पूछा जा रहा है अगर हम ऐसे 0 और 1 भरते जाएं अपने तरीकों से, अपनी मर्जी से, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, तो कितने तरीकों से भर सकते हो, कितने डब्बे बना सकते हो आप ऐसे, टोटल कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं? अभी बनिए 1 2 3, पर हर बच्चे के माइंड में 0 1 की जगह अलग अलग होगी। कोई कहीं पे 0 भरेगा, कोई कहीं पे 1 भरेगा, कोई लगातार 0 भरेगा, कोई लगातार 1 भरेगा। तो बच्चों अगर हम ऐसे सोचने बैठ गए तो बहुत सारे डब्बे बनेंगे, बहुत सारे डब्बे। तो सर इसका शॉर्टकट क्या है? तो प्यारे बच्चों इसका एक शॉर्टकट तरीका दे रहा हूं, एक शानदार तरीका दे रहा हूं जिससे आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि हम ऐसे कितने डब्बे बना सकते हैं। तो बच्चों आपको ऐसा डब्बा बनाना है और इसने कितने बाय कितने का बोला है? 3/3 का बोला है। तो 3/3 के लिए आपको कितनी जगह बनानी पड़ेगी? आप बना लो 9 जगह। 3/3 मतलब 9 जगह बनेंगे, यहाँ पर 9 प्लेस बनेंगे। तो 3 × 3 में एक डब्बा बन के तैयार होने वाला है। आप बस बच्चों ये सोचो, आप ना बस ये सोचो कि ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह, पहली जगह, इस पहली जगह पे कौन आ सकता है? तो आप बोलोगे सर इस पहली वाली जगह पे या तो 0 आएगा या 1 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 0 या 1 को भर सकते हो। तो बच्चों अगर इस वाली जगह पे मैं या तो 0 रख सकता हूं या 1 रख सकता हूं, तो मेरे पास कितनी चॉइस है? चॉइस मेरे पास चॉइस 2 है, मेरे पास 2 संभावनाएं, या तो 0 को बिठाऊंगा या 1 को बिठाऊंगा। तो बेटा मेरे पास 2 चॉइस है, मैं चॉइसेस लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझना, मैं यहां पर चॉइस लिख रहा हूं, मेरे पास 2 चॉइस है। बताओ इस वाली जगह पर कौन बैठेगा? तो कहोगे सर सेकंड वाली जगह पे भी या तो 0 बैठेगा या 1 बैठेगा। तो चॉइस कितनी बनी? चॉइस अभी भी 2 बनी। तो बेटा यहां पर भी 2 चॉइस है हमारे पास में, हमारे पास 2 सिलेक्शन है, अभी भी 2 तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं हम यहाँ पर। अब आप मुझे बताओ तीसरी वाली जगह पे भी किसको भरेंगे? कहोगे सर तीसरी वाली जगह 0 या 1 को भरोगे। तरीके कितने बने? तरीके बोलो। कहोगे सर 2 तरीके, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो बेटा यहाँ पे हम चॉइस यानी कि तरीके लिखते, कितने तरीके बने। ठीक है, तरीके, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो बच्चा बताओ हर एक जगह को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? सर 2 तरीके से भर सकते, 2 तरीके से, 2 तरीके से भर सकते। और ये जो तरीके होते हैं ना बच्चों, इन तरीकों की आपस में गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कुल कितने डब्बे बन सकते हैं। यही शॉर्टकट तरीका है इसका। तो आप क्या करो, यहां पर 2 की गुणा 2 में करो, फिर 2 में करो, फिर 2 में करो, फिर 2 में करो, फिर 2 में करो। कितनी बार गुणा करोगे? 9 बार। तो प्यारे बच्चों ये 2 की पावर 9 आएगा, 2 की पावर 9 आएगा निकल के, और 2 की पावर 9 जो सॉल्व करोगे तो बच्चों 512 आंसर देगा, 512। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 0 या 1 से एंट्री करवाऊं, 0 या 1 को भरना शुरू करूं अपने तरीकों से, अपनी मर्जी से, तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितने डब्बे बना सकता हूं? तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितने डब्बे बना सकता हूं? तो मैं मैक्सिमम दुनिया के अंदर 512 डब्बे बना सकता हूं। तो बच्चों ये इसका आंसर आने वाला है। तो उम्मीद है आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारी खत्म हो जाती है एक्सरसाइज 3.1। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर, और अपने दोस्तों को शेयर, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि हमारे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके।